Hello everyone, in today's 11th Commerce BK lecture, we are going to start with chapter number 3, that is journal. So let us move on towards the textbook. Chapter number 3 on your screen. So as the name of the chapter suggests, journal. Journal, ये जब आप नाम सुन रहे हैं तो ये आप देख रहे हैं कि जो प्राइमरी एंट्री होती है, जो फर्स्ट टाइम आप बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं या बुक कीपिंग जब आप कोई ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं तो उसे हम बोलते हैं जर्नल एंट्री। क्या बोलते हैं उसे? जर्नल एंट्री। ठीक है। तो अब ये जर्नल करने से पहले हमारे पास क्या बेसिक इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, क्या नॉलेज होना चाहिए, उसको हम लोग यहाँ पर गो थ्रू कर रहे हैं। तो जर्नल देखने से पहले आप इंट्रोडक्शन देखिए। Bookkeeping records all day-to-day business transaction on the basis of supporting document. So what we are talking about? Supporting document. ठीक है। अभी जब बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्डिंग हो रहा है, क्या हो रहा है? रिकॉर्डिंग मतलब हम लिख रहे हैं। तो ये कौन लिख रहा है? ये जो ओनर है वो लिख रहा है या उसने किसी एम्प्लॉय को रखा है वो लिख रहा है? कौन लिख रहा है? अभी आप अगर किसी शॉप में हैं और वहां पर नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन देखेंगे तो डेली बेसिस पे हजारों कस्टमर आते हैं, गुड्स परचेस करते हैं, हजारों गुड्स परचेस करते हैं, हजारों रुपए का पेमेंट करते हैं। तो क्या ये पॉसिबल है कि जब भी ट्रांजैक्शन हुआ उसको तुरंत का तुरंत लिखना? आंसर इज नो। तो जब ट्रांजैक्शन होता है उसका कोई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट बनाया जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप मेडिकल में जाएं और आप कोई मेडिसिन परचेस करें तो मेडिकल वाला आपको उस मेडिसिन के बदले में बिल देगा, है ना। मेडिसिन आपने परचेस किया और आपने पैसे दिए तो उस पैसे के बदले में आपको क्या देने वाला है? वो बिल जनरेट करेगा, एक रिसीट जनरेट करेगा। वो रिसीट का एक जो मेन कॉपी है आपको देगा और उसका जो कार्बन कॉपी है वो सेलर के पास होता है, मेडिकल वाले के पास रहता है, बराबर है। तो वो जो कॉपी उसके पास है वो बोला जाएगा सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट। और ऐसे बिल के बहुत सारे कॉपीज हो जाएंगे और ऐसे जो बिल के बहुत सारे कॉपीज है, फिर कोई क्लर्क है या अकाउंटेंट है या जो भी कोई पर्सन है जो ये अकाउंटिंग एंट्रीज डालता है, वो एक एक करके ये सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट को देखेगा और जो उसके अंदर इंफॉर्मेशन लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंगली वो ट्रांजेक्शन पास करेगा। अगर रिसीट में सेल लिखा हुआ है तो वो सेल लिखेगा, है कि नहीं। रिसीट में 50,000 रुपीज का अमाउंट लिखा है तो वो 50,000 रुपीज अमाउंट लिखेगा, एंड सो ऑन। तो यहां पर कोई भी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए व्हाट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट? इंपॉर्टेंट क्या है? सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट। The word document means a piece of paper which provide detailed information as a legal nature. मतलब डॉक्यूमेंट हम कब बनाते हैं? जब हम किसी ट्रांजेक्शन का प्रूफ रखते हैं। और किस पे रखते हैं? अ पीस ऑफ पेपर, एक पेपर के ऊपर उसको बनाया जाता है और लीगल नेचर उसका प्रूव करने के लिए हम ये प्रोवाइड करते हैं। डॉक्यूमेंट इज अ लीगल प्रूफ फॉर recording every transaction. For example, when we purchase computer for cash rupees 30,000, we get the cash memo. आपने कंप्यूटर परचेस किया तो आपको कैश मेमो मिलता है। This cash memo मतलब आपको बिल मिलता है, ठीक है। मेमो इज अ सोर्स डॉक्यूमेंट, इसे क्या बोलते हैं? सोर्स डॉक्यूमेंट। और इसी को देख करके जर्नल एंट्री पास की जाएगी। गेटिंग इट एवरीवन? इसी को देख करके जर्नल एंट्री पास की जाएगी। The person or accountant first ensure the reliability and legal proof of the transaction. क्या बता दिया? जो पर्सन रिकॉर्ड कर रहा है या जो अकाउंटेंट है वो पहले इंश्योर करता है कि ये जो डॉक्यूमेंट है ये ओरिजिनल है कि नहीं है। ऐसा तो नहीं है किसी ने इसके साथ कुछ कैंसलेशन किया, किसी ने कुछ चेंज कर दिया। गेटिंग इट? तो उसको पहले चेक करना पड़ता है कि ये डॉक्यूमेंट ओरिजिनल है कि नहीं है, रिलायबल है कि नहीं, उस पर विश्वास किया जाता है कि नहीं है कि नहीं। Recorded in the books of account. Every entry in the books of account is supported by the relevant documentary evidence. और हर एक एंट्री इस डॉक्यूमेंट्री एविडेंस पे बेस्ड होती है। और आप समझो अगर डॉक्यूमेंट ही रॉन्ग होगा, आपने जो बिल बनाया है उसमें ही मिस्टेक है, तो एंट्री में भी क्या होगा? मिस्टेक हो जाएगा। गार्बेज इन गार्बेज आउट, कचरा डालोगे तो कचरा मिलेगा, हाँ या ना। तो यहां पर यही बात किया गया है
कि अगर आपका डॉक्यूमेंट, जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है, जो भी इनवॉइस होने दो, वाउचर होने दो, बिल होने दो, कैश मेमो होने दो, जो भी कुछ है, ये जो भी डॉक्यूमेंट है वो उसको रिलायबल होना चाहिए, मतलब उस पर विश्वास कर सकें, वो ओरिजिनल हो, ऑथेंटिकेट हो, वो लीगल प्रूफ देता हो, तो हम उसका एंट्री पास करेंगे, वरना नहीं करेंगे। These papers are called accounting documents, और जब उसकी एंट्रीज पास हो जाती है, इसी डॉक्यूमेंट को क्या बोला जाता है? अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट बोला जाता है। गेटिंग इट? The accounting document are the base for entering business transaction into the books of account, और इसी को एक बेस लेते हैं, इसी को एक सोर्स माना जाता है, और इसी सोर्स के हिसाब से एंट्री पास की जाती है। तो इन डॉक्यूमेंट का काम क्या है? व्हाट इज द इंपॉर्टेंस, बेनिफिट क्या है डॉक्यूमेंट के होने से? क्या होता है? सबसे पहला, डॉक्यूमेंट आर नेसेसरी फॉर रिकॉर्डिंग ऑल ट्रांजेक्शन इनटू द बुक्स ऑफ अकाउंट। आपको सारे ट्रांजेक्शन अगर रिकॉर्ड करने हैं तो उसका डॉक्यूमेंट होना चाहिए, डॉक्यूमेंट होगा तो ही रिकॉर्ड करोगे। तो सबसे पहला यहाँ पर काम यही आ जाता है। कौन सा काम? कि आपको सारे ट्रांजेक्शन अगर रिकॉर्ड करने हैं तो सब डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो डॉक्यूमेंट की मदद से हम सारे के सारे ट्रांजेक्शन क्या कर सकते हैं? रिकॉर्ड कर सकते हैं। गेटिंग इट? तो यहां पर वही बात की गई है, डॉक्यूमेंट्स आर नेसेसरी फॉर रिकॉर्डिंग ऑल ट्रांजेक्शन इनटू द बुक्स ऑफ अकाउंट। Number 2, the accounting transactions are recorded in proper mode and computer based। तो प्रॉपर मोड में उसको रिकॉर्ड किया जाता है, और आज की तारीख में कंप्यूटर बेस्ड ट्रांजैक्शन की अकाउंटिंग होती है। फॉर एग्जांपल, टैली करके आपने सॉफ्टवेयर कभी सुना होगा। तो टैली एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो अकाउंटिंग एंट्रीज हम उसमें करते हैं, और वो पूरा रिकॉर्ड मेंटेन करता है। ठीक है? तो ये जो भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है उसके थ्रू हम क्या करते हैं? प्रॉपर मोड में कंप्यूटर बेस्ड अकाउंटिंग करते हैं। नंबर 3, अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट्स आर स्टोर्ड इन फिजिकल फाइल्स और इन अ सॉफ्टवेयर। तो ये पॉसिबल है कि आपको ये जो अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट है वो आपको फिजिकल फाइल मेंटेन कर सकते हो तो फिजिकल फाइल मेंटेन करो, और अगर आपको उसका सॉफ्टवेयर मेंटेन करना है, ठीक है ना, तो सॉफ्टवेयर में भी आप उसको मेंटेन कर सकते हो। मतलब दोनों चलेगा, डिजिटल एज वेल एज फिजिकल फाइल्स, दोनों ही तरीके से आप इसे स्टोर कर सकते हैं। क्योंकि क्या होता है, कल को जाकर के अगर चेकिंग होगी कि आपके बुक्स ऑफ अकाउंट बताओ, तो आपको ये सारे सोर्स डॉक्यूमेंट बताने होंगे, अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट बताने होंगे, इसके लिए इसको सेव करके रखना जरूरी है। बाद में ये लीगल एविडेंस के काम आता है, मतलब कोर्ट में आप दिखा सकते हो, कोई डिस्प्यूट वगैरह हो गया किसी पार्टनर के साथ, किसी कॉन्ट्रैक्ट में डिस्प्यूट हो गया, तो वो आप डॉक्यूमेंट सपोर्ट में दिखा सकते हो इन द कोर्ट ऑफ लॉ, है ना। कोर्ट में जाकर के हम लीगल एविडेंस दे सकते हैं, सबूत दे सकते हैं। अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट आर रिक्वायर्ड फॉर चैरिटी कमिश्नर्स ऑफिस। कौन सा? चैरिटी कमिश्नर्स ऑफिस। तो ये जो अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट है, ये जो चैरिटी कमिश्नर है वहां पर भी इसका रिक्वायरमेंट होता है। वो चेक करेंगे कि ये सारे डॉक्यूमेंट प्रॉपर है या नहीं है। अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट्स आर रिक्वायर्ड फॉर पेमेंट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल बॉडी अथॉरिटी। मतलब आपको कोई टैक्स पे करना है, फाइन पे करना है, पेनल्टी पे करना है, कोई ड्यूटी पे करना है, कोई फीस पे करना है, तो इसके लिए भी अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट क्या होता है? जरूरी होता है। तो गवर्नमेंट का, या चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, लोकल गवर्नमेंट हो, या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, आपको कोई पेमेंट करना है तो अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट का वहां पर नीड हो सकता है। The most important accounting documents for recording transaction is journal। और सबसे important जो accounting document है वो क्या है? जर्नल। जो आप जर्नल एंट्री प्रिपेयर करते हैं वो। गेटिंग इट एवरीवन? तो आइए देखते हैं एक एक करके कि ये सोर्स डॉक्यूमेंट जो है वो क्या है। सोर्स डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड फॉर अकाउंटिंग। तो सोर्स डॉक्यूमेंट, जैसा कि अभी अभी हमने बात किया, ऑल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। सारे के सारे जो ट्रांजेक्शन होते हैं उनको हम बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। द डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड फॉर रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर कॉल्ड एज सोर्स डॉक्यूमेंट। तो जो भी डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है, जो भी डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए, उसे हम क्या बोलते हैं? सोर्स डॉक्यूमेंट। ठीक है?
Source document indicate the nature of transaction and other details regarding the entry. तो जो एंट्री आप पास करेंगे तो सोर्स डॉक्यूमेंट से पता चलता है कि कौन से नेचर का ट्रांजेक्शन है ये, और बाकी जो भी डिटेल है उसमें डेटर कौन है, क्रिएटर कौन है, अमाउंट क्या है ना, बाकी सारी चीजें हमको यहाँ पर अवेलेबल हो जाती हैं। नेक्स्ट, दिस डॉक्यूमेंट इज द लीगल प्रूफ। ये क्या है, एक लीगल प्रूफ की तरह काम आता है, कोर्ट में आप इसे पेश कर सकते हैं। इट इज यूजफुल फॉर ऑथेंटिसिटी ऑफ द ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शन ऑथेंटिक है, जेन्यून है, उसमें कोई फ्रॉड नहीं है, ये दिखाने के लिए डॉक्यूमेंट काम आता है। इसमें सबसे पहला आता है वाउचर्स। क्या आते हैं? वाउचर्स। वाउचर्स क्या है? इट कैन बी इंटरनल और एक्सटर्नल वन। वाउचर जो है वो इंटरनल वाउचर हो सकता है, एक्सटर्नल वाउचर हो सकता है। तो एक्सटर्नल क्या है? डॉक्यूमेंट रिसीव्ड फ्रॉम एन आउटसाइड एजेंसी। ऐसा डॉक्यूमेंट जो हमको बाहर की एजेंसी से मिला है। फॉर एग्जाम्पल, आपने अपने ऑफिस में चेयर परचेस किया। ऑफिस के लिए क्या परचेस किया? चेयर। चेयर कहां से परचेस किया? आपने नीलकमल का जो डिस्ट्रीब्यूटर है उससे आपने परचेस किया। तो जो आप जब ऑफिस के लिए चेयर परचेस कर रहे हो और उसको पेमेंट कर रहे हो, तो वहां पर क्या हो जाएगा? वो आपको बिल इश्यू करेगा। तो क्या ये जो बिल है वो आपके ऑर्गेनाइजेशन ने इश्यू किया या नीलकमल वाले ने इश्यू किया? नीलकमल वाले ने। मतलब वो जो डॉक्यूमेंट है बाहर से हमारे ऑर्गेनाइजेशन में आया, तो उसे क्या बोला जाएगा? एक्सटर्नल डॉक्यूमेंट या एक्सटर्नल वाउचर। एक्सटर्नल वाउचर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, ऑन परचेज ऑफ स्टेशनरी वी गेट कैश मेमो। आप स्टेशनरी वगैरह परचेस करते हो तो आपको कैश मेमो मिलता है, मतलब बिल मिलता है, ठीक है। सेकेंड वन इज इंटरनल। इंटरनल क्या होता है? इंटरनल वो होता है जो आप क्रिएट करते हो। वाउचर क्रिएटेड बाय बिजनेस इटसेल्फ एंड साइंड बाय द पेई। और सामने वाला क्या करता है? साइन करता है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने मेरे जो पियून है उन पियून को बोला कि आप जाकर के कोई एक पर्टिकुलर फाइल है वो सबमिट करके आओ। कहां पर सबमिट करके आओ? यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई में जो स्पेस है, जो वहां पर यूनिवर्सिटी है, वहां पर जाकर के ऑफिस में सबमिट करके आओ। तो मेरा जो पियून है उसने बोला कि सर मैं जाऊंगा कैसे? अभी लॉकडाउन में ट्रेन तो बंद है, मुझे रिक्शा से जाना पड़ेगा और रिक्शा का कॉस्ट आप मुझे दे दीजिए। तो मैंने उसको, सपोज मैंने उसको 300 रुपीज पे कर दिया। ये जो 300 रुपीज मैंने उसको दिया है, अब वो मेरा जो पियून है वो गया और फाइल सबमिट करके आ गया। क्या ये जो रिक्शा का फेयर है उसका रिक्शा वाला कोई रिसीट देने वाला है? हाँ, रिक्शा वाले, टैक्सी वाले कोई रिसीट इशू करते हैं? आंसर इज नो। तो ऐसे केस में मेरा जो ये एक्सपेंडिचर, ये जो मैंने पेमेंट किया, उसको मैं कैसे रिकॉर्ड करूंगा? तो उसको रिकॉर्ड करने के लिए क्या होता है? उसको रिकॉर्ड करने के लिए होता है डेबिट वाउचर। क्या होता है? डेबिट वाउचर, जिसको हम बोलते हैं इंटरनल वाउचर। तो मेरे यहां पर ही मैं लिख कर रखूंगा कि 300 रुपीज पेड फॉर ट्रैवलिंग, और मेरा जो पियून है उससे साइन करा लूंगा। गेटिंग इट? तो ये मेरे पास प्रूफ रहेगा कि ये मैंने रिक्शा का पेमेंट किया था। तो ऐसे ट्रांजेक्शन जिसका बिल इश्यू नहीं होता उसके लिए हम लोग को डेबिट वाउचर इश्यू करना पड़ता है, और ये होता है इंटरनल डॉक्यूमेंट। क्या होता है ये? इंटरनल डॉक्यूमेंट। गेटिंग इट? फॉर एग्जाम्पल, पेटी एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड थ्रू इंटरनल वाउचर। तो जो छोटे मोटे एक्सपेंसेस है, पेटी एक्सपेंसेस मतलब छोटे मोटे जो एक्सपेंसेस है वो हम रिकॉर्ड करते हैं इंटरनल वाउचर के थ्रू। ओके, तो देखिए आपके सामने ये जो है ये कैश वाउचर उसी का एग्जांपल है कि यहां पर आप लिखेंगे, यहां पर सबसे पहला तो जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उसका नाम और एड्रेस आ जाएगा। ऊपर लिखा हुआ है कैश वाउचर, या लिख सकते हैं आप डेबिट वाउचर, ठीक है। डेट आ जाएगा आज का, और उसके बाद वाउचर नंबर क्या है वो तो प्रिंटेड रहता है। फिर आपने किसको पे किया है उसका यहाँ पर नाम लिखना है, क्यों पे किया है, परचेज किया, सेल किया, ऑन अकाउंट ऑफ, है ना, ऑन अकाउंट ऑफ स्टेशनरी परचेज, या जो भी मतलब रीजन था वो रीजन वहां पे ऑन अकाउंट ऑफ लिखना है। किसका अकाउंट डेबिट हुआ वो लिखना है आपको, और टोटल रुपीस कितना अमाउंट हमने उनको पे किया, कितना अमाउंट था, और फिर प्रिपेयर्ड बाय, ये बिल किसने प्रिपेयर किया है और किसने यहाँ पर पास किया है, और साइन मतलब जो इसने रिसीव किया है। तो जो रिसीवर है, जैसे पियून, पियून को हमने 300 रुपीज दिया था, तो रिसीवर की जगह पे उसका साइन आ जाएगा। गेटिंग इट एवरीवन? आफ्टर कैश वाउचर
यहाँ पर देखिए कुछ यहाँ पर आपको वाउचर्स के और एग्जांपल दिए गए हैं। नेक्स्ट इज पेटी कैश वाउचर। नाम जैसा आपको बता रहा है, क्या बता रहा है? पेटी कैश वाउचर। तो पेटी का मतलब क्या होता है? पेटी का मतलब होता है स्मॉल एक्सपेंसेस। पेटी पेटी का मतलब क्या होता है? स्मॉल एक्सपेंसेस। तो जो मैं छोटे मोटे खर्चे करते हैं जिसके लिए अलग से अकाउंट नहीं बनाना है ना, बाद में हम इसको मर्ज कर देंगे, तो उसके लिए अलग से, ये भी वही होता है, सेम है, पेटी कैश वाउचर। ठीक है, तो सिर्फ इसके नाम के साथ क्या जुड़ गया? पेटी वर्ड ये जुड़ गया। ओके, तो पेटी कैश वाउचर देखिए कुछ इस तरीके का दिखाई देता है। ऐसा, तो ये सैंपल फॉर्म है उसका, आप इसे देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कैश मेमो। कैश मेमो मतलब जो आप बिल जनरेट करते हैं। क्या जनरेट करते हैं? बिल। जैसे आपने शूज परचेस किया, ठीक है ना, या आपने कोई स्टेशनरी परचेस किया, तो जो बिल आपको शॉपकीपर देता है वो क्या है? वो आपके लिए कैश मेमो है। तो इस तरीके का कैश मेमो का आपको स्पेसिमेन मिल सकता है, जिसमें क्या लिखा होता है? पर्टिकुलर्स लिखा है, कितनी क्वांटिटी आपने परचेज की है, उसका रेट क्या है, अगर कोई डिस्काउंट होगा तो डिस्काउंट का भी कॉलम हो सकता है, या अलग से भी डिस्काउंट माइनस करके फिर फाइनल फिगर नीचे लास्ट में लिखा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है क्रेडिट मेमो। क्रेडिट मेमो क्या होता है? नाम कैसा है उसका? क्रेडिट मेमो। व्हेन द गुड्स आर सोल्ड ऑन क्रेडिट, अगर गुड्स क्रेडिट बेसिस पे बेचा गया है, द सप्लायर इशू अ क्रेडिट मेमो। सप्लायर क्या इशू करता है? क्रेडिट मेमो इशू करता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड अ बिल और इनवॉइस, है ना, मतलब पैसे अभी मिले नहीं है, पैसे अभी मिले नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अभी सपोज आपका 11th स्टैंडर्ड का क्लासेस की तरफ से नोट्स का ऑर्डर जाएगा। क्या जाएगा? नोट्स का ऑर्डर। ठीक है, तो ये जो नोट्स का ऑर्डर है, ये नोट्स का ऑर्डर जब भी हमें आता है तो पेमेंट हमको 15 डेज के बाद करना होता है। पेमेंट कब करना है हमको? नोट्स आने के 15 डेज के बाद करना है। तो 15 दिन का एक क्रेडिट पीरियड मिला। तो ये नोट्स का वैल्यू कितना था, क्वांटिटी कितना है, प्राइस कितना है, ये दिखाने के लिए वो हमें एक मेमो इश्यू करेंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं क्रेडिट मेमो। क्या बोलते हैं? क्रेडिट मेमो। तो ये जो क्रेडिट मेमो है, ये कैश मेमो जैसा ही रहता है। फर्क क्या है? कैश मेमो कब इशू किया जाता है? जब आपने पैसे दे दिए। और क्रेडिट मेमो कब इशू किया जाता है? जब ट्रांजैक्शन उधारी में है। बस इतना ही फर्क है, और कुछ फर्क नहीं। तो कैश मेमो आपको प्रूफ देता है कि आपने पैसे दे दिए, और क्रेडिट मेमो आपको प्रूफ देता है कि आपका ऑर्डर एक्सेप्ट कर लिया गया है और डिलीवरी दे दी गई है ना, पैसे लेना बाकी है। क्रेडिट मेमो ये शो करता है। इन द केस supplier has to get the payment from the customer after the period of credit, hence he must keep on record the name and address of the customer। तो कस्टमर का नाम, एड्रेस, कॉन्टेक्ट नंबर रिकॉर्ड रखने के लिए वो क्रेडिट मेमो इशू करता है, और कस्टमर को भी पता लगता है कि उसको कितना पेमेंट करना बाकी है। ठीक है, सिमिलरली द पीरियड ऑफ क्रेडिट और ड्यू डेट फॉर द पेमेंट इज स्पेसिफिकली मेंशन इन द बिल। और इस बिल के अंदर स्पेसिफिकली कब पेमेंट करना है, क्या क्रेडिट का अमाउंट है, ये सारी इंफॉर्मेशन भी लिखी होती है। तो कुछ इस तरीके से हमको क्रेडिट मेमो, आप देखेंगे सारी बातें सेम है ना, सिर्फ आप यहां पर देखिए जहां पर मेंशन कैश मेमो की जगह क्या लिख दिया गया है? क्रेडिट मेमो। इसका मतलब इसका पैसा आना बाकी है। ठीक है, और दूसरी चीज, बाकी जो भी इंफॉर्मेशन रहेगी वो आपको बॉटम में मिल जाएगी कि आपको कितने दिन का ये क्रेडिट पीरियड है, पैसे कब देना है, नहीं दिया तो कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट से आपको फिर पेमेंट देना पड़ेगा। ये सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर आपको बॉटम में मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पर रिसीट की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? रिसीट। एट द टाइम ऑफ मेकिंग द पेमेंट इट इज नेसेसरी दैट द रिसीवर ऑफ द अमाउंट एक्नॉलेज द पेमेंट। मतलब जब पेमेंट मिल रहा है, तो जैसे मुझे पेमेंट मिल रहा है, कहां से पेमेंट मिल रहा है? आपसे पेमेंट मिल रहा है, तो मुझे आपको क्या इशू करना पड़ेगा? रिसीट एज अ एक्नॉलेजमेंट। एक्नॉलेजमेंट मतलब आपके पास एक प्रूफ रहेगा कि आपने पेमेंट किया है। तो जो मैं आपको इशू करूंगा उसे क्या बोला जाएगा? उसे बोला जाएगा रिसीट। ठीक है, फॉर दिस पर्पस रिसीट इज इशूड। रिसीट मस्ट बी इशूड बाय पेई
when he received cash। ठीक है ना। तो जो पेई है, पेई मतलब जिसको पेमेंट मिला, सपोज मैं यहाँ पर क्लासेस में हूं और आपने फीस सबमिट किया, ठीक है ना, तो मैं पेई बन गया क्योंकि मुझे पेमेंट रिसीव हुआ, तो मैं आपको क्या इशू करूंगा, रिसीट इशू करूंगा। ठीक है। तो यहां पर जैसे आप देख सकते हो आत्मीय क्लासेस का रिसीट आपको शो किया गया है, और ये जो आत्मीय क्लासेस का रिसीट है उसमें प्रॉपरली जो स्टूडेंट का नाम है जिसने पेमेंट किया है, क्या अमाउंट है, अमाउंट इन वर्ड, अमाउंट इन नंबर्स, है ना, कौन से सेक्शंस के लिए पे किया गया, कौन से मंथ के लिए पे किया गया, किसने पे किया है, सॉरी किसने रिसीव किया है, उसका सिग्नेचर। ठीक है, वो भी वहां पर मेंशन है, डेट मेंशन है। तो ये सारी चीजें इसके अंदर मेंशन। तो कुछ और स्पेसिमेन हमको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो अलग अलग टाइप के रिसीट हो सकते हैं। मेन मुद्दा ये है कि सारी इंफॉर्मेशन हमको इसमें मिल जाती है। ये एक टाइप का एक्नॉलेजमेंट होता है कि हमें पैसे मिल गए। ओके। The receipt is official acknowledgement in writing of the amount received from the person named therein। receipt एक क्या है, acknowledgement है, एक proof है कि हमें इस person से इतने रुपए मिले, with the detail of such payment and the reason for the same। ये payment का डिटेल, चेक से मिला, कैश में मिला, चेक से मिला तो चेक नंबर, कौन से बैंक का है, ये सारी इंफॉर्मेशन उसमें लिखी जाती है। और रीजन लिखा जाता है कि क्यों ये पेमेंट मिला, मतलब गुड्स बेचा इसके लिए मिला, या क्लासेस है तो हम लोग ट्यूशन दे रहे हैं उसके लिए मिला, तो जो भी है ये सारी इंफॉर्मेशन उसके अंदर मेंशन की जाती है। ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका डेबिट नोट। क्या आता है, डेबिट नोट। अ डेबिट नोट इज प्रिपेयर्ड फॉर डेबिटिंग द अकाउंट ऑफ द counterpart with the amount for the reason purchase return। परचेस रिटर्न, ठीक है। तो परचेस रिटर्न जब होता है तो डेबिट नोट इशू किया जाता है। गेटिंग इट। कौन इशू करता है, इशूड बाय द काउंटर पार्ट, डेबिटिंग द अकाउंट ऑफ द काउंटर पार्ट, सॉरी काउंटर पार्ट को डेबिट करने के लिए इशू किया जाता है। तो किस किस समय पर किया जाता है, जब हम परचेस रिटर्न करते हैं, जब हम परचेस रिटर्न करते हैं। तो यहाँ पर हम एक एग्जांपल लेंगे कि डेबिट नोट और क्रेडिट नोट क्या होता है। ठीक है। तो सपोज हमारे पास एक पर्सन है जिसका नाम है मिस्टर रमेश, और दूसरा पर्सन है जिसका नाम है मिस्टर सुरेश। ठीक है। तो मिस्टर रमेश जो है ये है बायर। कौन है ये, बायर। ठीक है। थोड़े हेयर ज्यादा होंगे तो अच्छे लगेंगे। अच्छा। और फिर मिस्टर सुरेश, ठीक है। ये कौन है, मिस्टर सुरेश। ये कौन है, सेलर। अच्छा। अभी आप फर्ज करो कि इन्होंने इनको क्या किया, गुड्स सेल किया, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, क्रेडिट पे गुड्स सेल किया, वर्थ रुपीज 8,000, 8,000 रुपए का गुड्स सेल किया है। बराबर है। तो आपको पहले से पता है ऐसा कोई ट्रांजेक्शन होगा तो कौन सा अकाउंट डेबिट होना चाहिए, कौन सा अकाउंट क्रेडिट होना चाहिए। तो मिस्टर सुरेश के बुक में, इन द बुक्स ऑफ
मिस्टर सुरेश, सुरेश के बुक में क्या होगा? यहां पर सबसे पहली बात, गुड्स जा रहा है मतलब सेल हो रहा है, सेल इज अ इनकम। हाँ, किसके पास जा रहा है? बायर के पास। और अगर वो क्रेडिट बेसिस पे जा रहा है तो बायर का नाम याद रखना पड़ेगा, डेबिट द रिसीवर। मतलब मिस्टर रमेश का अकाउंट क्या होगा? डेबिट होगा, है ना। तो मैं लिखूंगा मिस्टर रमेश अकाउंट डेबिट टू, क्या लिखना पड़ेगा? सेल्स अकाउंट। ठीक है ना। तो यहां पर लिखा जाएगा 8,000 और 8,000। तो कुछ इस तरीके से इसकी जर्नल एंट्री बनती है। ठीक है, क्या आ गया? मिस्टर रमेश अकाउंट डेबिट 8,000 टू सेल्स अकाउंट। अभी आप अगर देखें तो ये जो मिस्टर रमेश को मैंने क्या किया, यहां पर मैंने मिस्टर रमेश को डेबिट किया। क्या किया? डेबिट किया, बराबर है। और सेम वे मिस्टर रमेश के बुक में, अब ये तो एंट्री मैंने किसके हिसाब से पास की? सुरेश के हिसाब से पास की। क्या था? इन द बुक्स ऑफ सुरेश। ठीक है, अब इसी को हम पास कर रहे हैं इन द बुक्स ऑफ रमेश। कहां पास कर रहे हैं? इन द बुक्स ऑफ रमेश, इन द बुक्स ऑफ रमेश। तो रमेश के लिए क्या हो रहा है? रमेश के लिए गुड्स आ रहा है मतलब परचेस कर रहे हैं, तो परचेस क्या है? एक्सपेंस है, तो डेबिट क्या हो जाएगा यहां पर? परचेस अकाउंट डेबिट, परचेसेस अकाउंट डेबिट, परचेस अकाउंट डेबिट किया। टू क्रेडिट द गिवर, क्रेडिट द गिवर, गिवर कौन है? सुरेश। तो क्या लिखूंगा यहां पर? सुरेश का नाम आ जाएगा टू मिस्टर सुरेश अकाउंट। ठीक है, गेटिंग इट एवरीवन? अभी आप यहां देख सकते हैं कि जो मिस्टर सुरेश है उनको क्रेडिट किया गया। क्या किया गया? क्रेडिट किया गया। अब जब हमने गुड्स परचेस कर लिया, किसने गुड्स परचेस कर लिया? मिस्टर रमेश ने गुड्स परचेस कर लिया है। और ऐसा हुआ कि मिस्टर रमेश को गुड्स पसंद नहीं आया, इसमें से जो कुछ गुड्स थे वो डिफेक्टिव थे, कुछ गुड्स डिफेक्टिव थे। तो वो जो गुड्स है वो हमने क्या कर दिए? रिटर्न कर दिए। हमने बोला देखो भाई, आपका जो 3,000 रुपीज का गुड्स था ना वो डैमेज था, तो ये हम क्या कर रहे हैं? रिटर्न। तो इस रिटर्न को मैं क्या नाम दूं? क्या नाम दूं इसको? हम बोलेंगे परचेस रिटर्न। क्या बोलेंगे? इस रिटर्न को मैं क्या नाम दूं? परचेस रिटर्न। अभी देखो, हमने तो यहां पर क्या कर दिया था? हमने हमने 8,000 से इसको क्रेडिट कर दिया था। किया था कि नहीं किया था? मतलब हमने मान लिया था सुरेश को 8,000 रुपए देने बाकी हैं, सुरेश को 8,000 रुपए देने बाकी हैं, इसके लिए सुरेश का अकाउंट 8,000 रुपए से क्रेडिट किया। लेकिन अब 3,000 का माल वापस भेज दिया, तो क्या मैं यहां पर ऐसा कैंसिल कर सकता हूं? नहीं नहीं, रॉन्ग हो गया। अब हम यहां पर 5,000 लिखेंगे। ऐसा कर सकते हैं क्या? बोलिए। नहीं, अकाउंटिंग में ये पॉसिबल नहीं है, आप ऐसा नहीं कर सकते। यू कैन नॉट डू लाइक दिस। आपको क्या करना पड़ेगा? अब आपने जब गुड्स को रिटर्न किया तो आपको एक नेक्स्ट एंट्री पास करनी पड़ेगी जिसके अंदर सुरेश को 3,000 रुपीज से डेबिट करना पड़ेगा। तो यहां पर आप क्या इशू करेंगे? यहां पर आप इशू करेंगे डेबिट नोट। क्या इशू करेंगे? डेबिट नोट। ठीक है, ये डेबिट नोट अब आपको इशू करना पड़ेगा। किसको इशू करना पड़ेगा? सुरेश को। आप सुरेश को यहां पर बताएंगे कि सर मैंने आपका अकाउंट 8,000 से क्रेडिट किया था ना, अब रिटर्न हो रहा है, तो आपको मैं क्या करने जा रहा हूं? डेबिट करने जा रहा हूं। तो मैं लिखूंगा मिस्टर सुरेश अकाउंट डेबिट 3,000 टू परचेस रिटर्न अकाउंट 3,000। गेटिंग इट?
तो यहां पर एंट्री नंबर 1 क्या था, जहां पर हमने परचेस किया। एंट्री नंबर 2 क्या है, जहां पर हम रिटर्न कर रहे हैं, गुड्स रिटर्न हो रहा है ना। तो रिटर्न करने के समय पर हम उसको क्या कर रहे हैं, हम उसको डेबिट कर रहे हैं। तो ये जो हमने डेबिट किया है ना, उसका नाम, इसके लिए हम क्या इशू कर रहे हैं, इसके लिए हम इशू कर रहे हैं डेबिट नोट। क्या इशू कर रहे हैं, डेबिट नोट। और सिमिलरली ये जो मिस्टर सुरेश है, मिस्टर सुरेश भी सेकेंड एंट्री किसकी पास करेंगे, सेल्स रिटर्न की। इनके पास गुड्स आ रहा है तो ये लिखेंगे सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट। कितने का गुड्स आ रहा है, 3000। टू, कहां से गुड्स आ रहा है, मिस्टर रमेश अकाउंट। तो इन्होंने अभी मिस्टर रमेश का अकाउंट क्या किया, क्रेडिट किया। तो ये क्या इशू करेंगे, ये इशू करेंगे क्रेडिट नोट। क्या इशू करेंगे, क्रेडिट नोट। किसको इशू करेंगे, रमेश को। ठीक है। तो सेलर की तरफ से सेल्स रिटर्न होने पर क्या जाएगा, सेलर की तरफ से सेल्स रिटर्न होने पे जाएगा क्रेडिट नोट, और बायर की तरफ से क्या जाएगा, डेबिट नोट। बोलिए, डेबिट नोट क्रेडिट नोट समझ में आया क्या, सबको समझा, बहुत अच्छे, वेरी गुड वेरी गुड वेरी नाइस। फिर से एक बार समझ लेते हैं, यहां पर जो रमेश है, समझ लीजिए उन्होंने क्या किया, रमेश ने गुड्स परचेस किया। क्या किया, परचेस्ड गुड्स वर्थ रुपीज 8000, 8000 रुपए का गुड्स परचेस किया ऑन क्रेडिट। क्रेडिट मतलब अभी तक पैसे दिए नहीं है। तो रमेश अपने बुक में, इन द बुक्स ऑफ रमेश, रमेश के बुक में क्या एंट्री पास होगी, अगर हम रमेश के बुक में देखें तो रमेश के लिए क्या हो रहा है, रमेश के लिए परचेस मतलब गुड्स आ रहा है, परचेस क्या है, एक्सपेंस, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो रमेश यहां पर एंट्री पास करेंगे परचेसेस अकाउंट डेबिट, और अमाउंट आ जाएगा 8000। ठीक है। दूसरी बात, क्या पैसे दे दिए, नहीं पैसे नहीं दिए, पैसे देना बाकी है। किसको देना बाकी है, सुरेश को। ठीक है ना, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, सुरेश इज गिवर। तो हम यहां पर लिखेंगे टू सुरेशेस अकाउंट या मिस्टर सुरेशेस अकाउंट 8000। ये हमने एंट्री पास कर दी। ऐसे ही सुरेश अपनी बुक में पास करेंगे, इन द बुक्स ऑफ सुरेश। सुरेश अपनी बुक में क्या एंट्री पास करेंगे, सुरेश अपनी बुक में एंट्री पास करेंगे। इनके लिए तो क्या है, सेल है, और सेल इनकम होता है, इनकम है तो सेल क्रेडिट होगा। और जो बायर है उनका नाम आएगा क्योंकि पैसे नहीं मिले, तो मिस्टर रमेशेस अकाउंट डेबिट 8000 टू सेल्स अकाउंट। ठीक है ना, 8000। अभी आप देखेंगे कि स्टार्टिंग में हमने किया क्या, हमने सुरेश का अकाउंट यहां पर क्या किया है, क्रेडिट किया है। रमेश के बुक में सुरेश का अकाउंट क्रेडिट किया है। ठीक है। और सुरेश के बुक में रमेश का अकाउंट डेबिट किया है कि नहीं किया है। और ये दिखाता है हु इज रिसीवर हु इज गिवर, बराबर है। अच्छा, अब क्या हो गया, अब यहां पर हमने कुछ जो गुड्स हैं वो रिटर्न कर दिए। क्या कर दिए, कुछ गुड्स रिटर्न। तो इसको बोला जाएगा परचेस रिटर्न। कितने का परचेस रिटर्न किया, 3000 रुपीज का रिटर्न किया।
अब यहाँ पर यही बात आती है कि 8,000 की जब एंट्री हो चुकी थी तो क्या हम इसको कैंसिल करके वहां पर 5,000 ऐसा लिख सकते हैं क्या? नहीं लिख सकते, ऐसा अकाउंट में नहीं होता। एक बार आपने जो लिख दिया वो लिख दिया। अगर उसको आपको कैंसिल करना है, रेक्टिफाई करना है, तो दूसरी एक नई एंट्री पास करनी पड़ेगी। तो आपने सुरेश को 8,000 से क्रेडिट किया था, अब आपको नया एंट्री में क्या करना पड़ेगा? उसको डेबिट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? डेबिट करना पड़ेगा। तो एंट्री नंबर 2, एंट्री नंबर 2 क्या हो जाएगा? एंट्री नंबर 2 सुरेशेस, क्योंकि अब कौन है? डेबिट द रिसीवर, माल जा रहा है ना, माल किसके पास जा रहा है? सुरेश के पास। सुरेशेस अकाउंट डेबिट, कितना? 3,000 का जा रहा है। और 2 क्या लिखेंगे यहाँ पर? परचेस रिटर्न, हमने रिटर्न किया, परचेस रिटर्न अकाउंट। ठीक है, तो ये एंट्री पास करने का मतलब क्या है? ये एंट्री पास करने का मतलब जो हमारा रमेश है ना, वो सुरेश को बता रहा है कि भाई मैंने आपका अकाउंट क्या कर दिया? डेबिट, तो मैं आपको इशू करूंगा डेबिट नोट। क्या इशू करूंगा? आई विल इशू यू डेबिट नोट। ठीक है, उसको बता रहा है, तो सुरेश को दिखेगा अच्छा आपने मुझे डेबिट नोट इशू किया, मतलब आप 3,000 का गुड्स रिटर्न कर रहे हो। ठीक है, ठीक है। तो ये भी क्या करेगा? अपने यहाँ पर एंट्रीज को सेट करेगा। एंट्री नंबर 2, इसके पास गुड्स आ रहा है, तो ये क्या लिखेगा? सेल्स रिटर्न अकाउंट। ठीक है ना। और ये रमेश का अकाउंट क्या कर देगा? क्रेडिट कर देगा। मिस्टर रमेश क्रेडिट द गिवर, कितना? 3,000, 3,000। ठीक है, तो हम मतलब सेलर, सेलर क्या करेगा? सेलर ये जो उसने क्रेडिट किया है 3,000 का, तो ये इशू करेगा क्रेडिट नोट। क्या इशू करेगा? क्रेडिट नोट, ताकि एक दूसरे के पास प्रॉपर रिकॉर्डिंग पहुंच जाए कि भाई तुम हमारा जो अकाउंट है वो डेबिट कर दो और तुम हमारा अकाउंट क्रेडिट कर दो। गेटिंग इट? तो वही चीज यहां पर लिखी हुई है। डेबिट नोट देखिए क्या होता है। डेबिट नोट इज प्रिपेयर्ड फॉर डेबिटिंग द अकाउंट ऑफ द काउंटर पार्ट। सामने वाले पार्टी को डेबिट करने के लिए ये इशू किया जाता है, और उसी के जैसा क्रेडिट नोट होता है, सामने वाले पर्सन को क्रेडिट करने के लिए ये क्रेडिट नोट इशू किया जाता है। और ये दोनों ही नोट कब इशू किए जाते हैं? जब रिटर्न किया गया हो गुड्स को, रिटर्न चाहे वो परचेस रिटर्न हो या सेल्स रिटर्न हो, तभी इसको इशू किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट तो बहुत ही इजी है, पे इन स्लिप की बात कर रहे हैं। पे इन स्लिप क्या होता है? ऑलरेडी यू पीपल नो व्हाट इज पे इन स्लिप। जब हम बैंक में पैसे जमा करने जाते हैं तो हमको वहां पर पे इन स्लिप फिलअप करना पड़ता है। आप फिलअप करने के बाद पैसे कैश के साथ या चेक के साथ बैंक में जाकर के काउंटर पे दे देते हैं, तो वो इसके थ्रू पैसे ले लेते हैं। तो ये अमाउंट डिपॉजिट करने के लिए होता है। किसके लिए होता है? अमाउंट डिपॉजिट करने के लिए होता है। सो पे इन स्लिप क्या है? सिंपली कैश डिपॉजिट करना है हमको उसके लिए, या चेक डिपॉजिट करना है उसके लिए हम पे इन स्लिप यूज करते हैं। ऐसे पे इन स्लिप आपको देखने को मिलेगा जहां पर आपको सारे डिटेल्स फिलअप करने होते हैं। ठीक है, तो इसकी 2 कॉपीज है, आप देख रहे होंगे बीच में, यहाँ पर बीच में ये डिवाइडर है। तो जब आप कैश या चेक जमा करते हैं तो बैंक इस पे स्टैंप मार करके जो लेफ्ट हैंड साइड वाला पोर्शन है वो आपको दे देते हैं आपके एक्नॉलेजमेंट के लिए, प्रूफ के लिए, और राइट हैंड साइड वाला अपने रिकॉर्ड के लिए वो लोग रख लेते हैं। ठीक है, तो इसमें वो सारे डिटेल आ जाते हैं। तो कौन से ब्रांच में आपने डिपॉजिट किया है, वेदर घाटकोपर, भांडुप, मुलुंड, कौन सा ब्रांच है। ठीक है, फिर आपका नाम क्या आएगा यहाँ पर, अकाउंट नंबर, सॉरी अकाउंट होल्डर का नाम क्या है, यहाँ पर कैश या चेक का डिटेल आपको लिखना है, क्या अमाउंट है आप यहाँ मेंशन करेंगे, उस अमाउंट का टोटल लेना है, वर्ड्स में मेंशन करेंगे, और ये बैंकर का जो कैशियर रहेगा वो उसको साइन करेगा यहाँ पर। ठीक है, और वही सारी डिटेल सबको, अगर कैश में है तो यहाँ पे नोट्स जो नंबर रहते हैं उसको, अभी 2,000 के कितने नोट, 1,000 के कितने नोट, 500 के कितने नोट, ये आपको यहाँ पर मेंशन करना होता है।
ठीक है। फिर क्या है विड्रॉल स्लिप। अभी तो ज्यादातर जो पैसे विड्रॉ होते हैं वो किससे होते हैं, वो विड्रॉ होते हैं चेक के थ्रू, ठीक है। बट जिनके पास चेकबुक नहीं होता वो अपना पैसा विड्रॉल स्लिप से भी विड्रॉ कर सकते हैं। तो कुछ इस तरीके का विड्रॉल स्लिप रहता है। तो ये हमेशा आपके पास अवेलेबल नहीं रहता, वहां बैंक का जो मैनेजर है वहां से आपको रिक्वेस्ट करना पड़ता है कि मेरे पास चेकबुक नहीं है, मुझे मेरे बैंक अकाउंट से पैसे निकालने हैं। तो आपको ये वाला स्लिप भर के उनको देना पड़ता है, आपकी सिग्नेचर करनी पड़ती है, वो आपका सिग्नेचर चेक करेंगे और आपको पैसे दे देंगे। तो विड्रॉल स्लिप का इस्तेमाल कब किया जाता है, जब आपके पास चेक ना हो और आपको सेल्फ विड्रॉ करना है, मतलब खुद विड्रॉ करना है पैसे, तो उस समय पर आप विड्रॉल स्लिप का इस्तेमाल करते हैं। अभी चेक चेक कोई नई बात नहीं है, चेक ऑलरेडी आपको पता है, ठीक है। अ चेक इज एन ऑर्डर टू द बैंक। चेक क्या है, एक टाइप का ऑर्डर है जो हम किसको दे रहे हैं, बैंक को दे रहे हैं कि किसको पेमेंट करना है। गिवन बाय द अकाउंट होल्डर टू पे द सम स्पेसिफाइड देयरिन टू द पर्सन इन हुज फेवर चेक इज गिवन। जिसके फेवर में चेक, सपोज मैं सौरभ को 5,000 रुपए का चेक देता हूं, तो मैंने मेरे बैंक को ऑर्डर दिया कि सौरभ को 5,000 रुपए पे करें, ठीक है। ऐसा मैंने किसको ऑर्डर दिया, बैंक को ऑर्डर दिया। तो चेक एक टाइप का क्या है, ऑर्डर है। द प्रिंटेड चेक इज इशूड बाय द बैंक टू द अकाउंट होल्डर इन द फॉर्म ऑफ बुक कंटेनिंग 10, 25, 50, 100 नंबर्स ऑफ चेक। तो चेकबुक जैसा आप डिमांड करेंगे कि 100 लीव का चाहिए, 25 लीव्स का चाहिए, है ना, तो वो नंबर ऑफ चेक के हिसाब से आपको ऐसा बुकलेट बना के देते हैं। तो चेक देखो आपको इस तरीके का देखने को मिलता है, कई बार आपने चेक देखा होगा, आपके घर में भी चेक पड़ा होगा, तो कोई नई बात नहीं है। चेक के अंदर ये सारी बातें लिखी होती है। ये देखो इंडसलैंड बैंक का चेक यहाँ पर है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं किसको पे किया, उसका नाम, क्या अमाउंट है रुपीज में, है ना, अकाउंट नंबर ऑलरेडी प्रिंटेड रहता है, और जो अमाउंट इन वर्ड्स है और अमाउंट इन नंबर्स है वो लिखा हुआ है, डेट लिखा हुआ है, और जो अकाउंट होल्डर है उसकी साइन है। साइन के साथ जो बॉटम होता है, आप बॉटम में देखेंगे यहाँ पर ये जो 6 डिजिट का नंबर है, ये नंबर को हम बोलते हैं चेक नंबर। क्या बोलते हैं, चेक नंबर, ठीक है। और बाकी जो होता है ये कोड होता है बैंक के लिए, MICR कोड, ठीक है। तो ये सब कोड बैंक के डिटेल के लिए होता है। ये जो चेक आप देख रहे हैं कौन सा चेक है, ऑर्डर चेक। अब वहां पे कुछ डिफरेंस होता है, आप देखिए ये जो है ऊपर हेडिंग में क्या लिखा हुआ है, बेयरर चेक लिखा हुआ है। बेयरर चेक का मतलब क्या होता है, बेयरर चेक जहां पर चेक पे क्रॉस नहीं किया गया है। क्या नहीं किया गया, क्रॉस नहीं किया गया, ठीक है। यहां पर मैं आपको एग्जांपल देता हूं। तो सपोज ये आपका चेक है और चेक पे अगर क्रॉस किया गया है इस तरीके से, तो इसे कहा जाता है क्रॉस चेक। क्या कहा जाता है, क्रॉस चेक। और अगर ऐसा क्रॉस नहीं है, ये क्रॉस नहीं किया, बिल्कुल प्लेन है, तो उसको बोलते हैं बेयरर चेक। क्या बोलते हैं, बेयरर। बेयरर का मतलब होता है नकद। अगर मैं बेयरर चेक आपको इशू करूं, ठीक है ना, अगर मैं बेयरर चेक आपको इशू करूं और वो आपसे गुम हो जाए, तो कोई दूसरा भी जाकर के उसका कैश विड्रॉ कर सकता है। गेटिंग इट। तो इसे हम बोलते हैं बेयरर चेक। तो बियरर चेक क्या हो जाता है, सपोज मेरा जो अकाउंट है वो कैनरा बैंक में, कहां पर है, कैनरा बैंक में, और कैनरा बैंक का जो मेरे पास चेक था वो मैंने चेक लिख करके दिया, मैंने स्नेहा चिले के नाम पे दिया। किसके नाम पे, स्नेहा चिले को मैंने 5,000 रुपीज का चेक दिया। स्नेहा चिले ने वो चेक लिया और कुछ हुआ, उससे वो चेक गुम हो गया। वो चेक स्नेहा प्रजापति को मिल गया। किसको मिल गया, स्नेहा प्रजापति को। अब क्या स्नेहा जाकर के कैनरा बैंक से पैसे निकाल सकती है, यस, कोई भी निकाल सकता है। क्यों, वहां पर अगर हर्ष है, हर्ष वो चेक लेकर के जाएगा तो हर्ष को भी वो पैसे मिल जाएंगे, क्योंकि चेक कौन सा चेक है, बेयरर चेक है। और बेयरर चेक में यही रिस्क होता है कि वहां पर
जिसके हाथ में चेक है वही उसका मालिक बन जाता है। समझ में आया? तो वो कैनरा बैंक में वो चेक जाकर दिखाएंगे तो उनको उसका पैसा मिल जाएगा, उसे बोलते हैं बेयरर चेक। जबकि ऑर्डर चेक क्या होता है? ऑर्डर चेक में बियरर कैंसिल कर दिया जाता है, और ऑर्डर चेक अगर कोई दूसरा पर्सन लेकर के जाएगा ना तो उसकी आइडेंटिटी चेक होती है। ऑर्डर चेक किसी पर्सन के स्पेसिफिक नाम पे दिया जाता है, उसकी आइडेंटिटी चेक होती है। वो आपको बोलेंगे आप पैन कार्ड दिखाइए, आपका नाम सेम है क्या, अगर आप वही पर्सन है तो ही आपको दिया जाएगा। गेटिंग इट? तो बियरर हमने देखा, ऑर्डर हमने देखा। नाउ कम टू क्रॉस चेक। क्रॉस चेक में जैसे मैंने आपको बताया कि लेफ्ट हैंड साइड कॉर्नर में उसको दो पैरेलल लाइन ड्रॉ किया जाता है, और वो कुछ इस प्रकार से भी हो सकता है। उसमें देखिए लिखा है अकाउंट पेई ओनली, या इस तरीके से आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर थोड़ा सा ब्लर है, बट आप ध्यान से देखेंगे तो दो क्रॉस लाइन की गई है। तो इसका मतलब होता है कि ये पैसा सिर्फ अकाउंट में जाएगा। कहां पर जाएगा? अकाउंट में जाएगा। मतलब ये आपको कैश हाथ में मिलेगा नहीं, ठीक है ना? ये आपके अकाउंट में जाएगा। तो ये पैसा लेने के लिए आपका भी अकाउंट होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर सपोज हर्ष गुप्ता है, हर्ष गुप्ता को मैंने चेक इश्यू किया। कितने का चेक इश्यू किया? 10,000 रुपीज का। अभी ये जो चेक है वो क्रॉस चेक है। कौन सा चेक है? क्रॉस चेक। और क्रॉस चेक है तो हर्ष गुप्ता को उसको अपने अकाउंट में डालना पड़ेगा, मतलब उसका बैंक में अकाउंट होना चाहिए। अगर उसका बैंक में अकाउंट नहीं है तो उसको ये पैसे नहीं मिल सकते। गेटिंग इट? दूसरा बेनिफिट क्या है? हर्ष गुप्ता के अलावा इसका पैसा कोई और नहीं निकाल सकता, क्योंकि ये सीधा अकाउंट में जाएगा, है कि नहीं? तो क्रॉस चेक का ये फायदा होता है कि जिसको आपने इश्यू किया है उसके अकाउंट में ही पैसा जा सकता है। ये है क्रॉस चेक, ठीक है? तो क्रॉस चेक देखिए इस अलग अलग टाइप का क्रॉस चेक हो सकता है। इसके अंदर आप क्रॉस किस तरीके से सिंपल क्रॉस कर सकते हैं, एंड कंपनी लिख सकते हैं, अकाउंट पे लिख सकते हैं, नॉट नेगोशिएबल लिख सकते हैं। तो ये कुछ तरीके हैं क्रॉस करने के। तो इस तरीके से चेक को क्रॉस किया जाता है। ओके। फिर बैंक पासबुक तो आपको मालूम है कि बैंक पासबुक, बैंक में जो आपने अकाउंट ओपन किया है तो इस तरीके का आपको पासबुक वहां पर देखने को मिलता है ना? वहां पर आपके सारी डिटेल्स जो है बैंक पासबुक में फ्रंट पेज पे लिखे होते हैं। आपका अकाउंट कौन सा है, सेविंग है, करंट है, अकाउंट नंबर क्या है, आपका CRN कोड क्या है ना, कस्टमर्स नंबर क्या है, वो सब लिखा होता है उसके ऊपर। तो पासबुक में कुछ इस तरीके की एंट्री आपको मिलती है जिसमें आपको पता चलता है कि कितने पैसे आ रहे हैं, कितने पैसे जा रहे हैं, और फाइनल बैलेंस कितना है। तो इस तरीके का आपने देखा होगा कई बार आपके पेरेंट्स जो हैं पासबुक एंट्री करवा करके लेके आते हैं, अपडेट करवा करके लेके आते हैं, ठीक है? तो बैंक पासबुक के बाद बारी आती है बैंक स्टेटमेंट की। किसकी? बैंक स्टेटमेंट। अब जो करंट अकाउंट होल्डर रहते हैं ना उनके ट्रांजेक्शन बहुत सारे रहते हैं, क्योंकि वो बिजनेसमैन होते हैं ज्यादातर, और बिजनेस में तो डेली बेसिस पे 40-50 ट्रांजेक्शन भी हो सकते हैं। ऐसे केस में उनको पासबुक नहीं दिया जाता, उनको स्टेटमेंट दिया जाता है। मतलब मंथ में एक बार उनको पूरा का पूरा ट्रांजेक्शन प्रिंट करके दिया जाता है, उसे बोला जाता है बैंक स्टेटमेंट। तो उनके पास ऐसा कोई बुक नहीं रहता, उनको बैंक स्टेटमेंट मिलता है। प्रिंटर से वो प्रिंट करके महीने में एक बार पूरा ट्रांजेक्शन देते हैं और उसको उनको फाइल करके रखना पड़ता है, तो उसे बोलते हैं बैंक स्टेटमेंट। नेक्स्ट है बैंक एडवाइस। तो बैंक एडवाइस क्या होता है? बैंक एडवाइस आपको एक बिल जनरेट करता है कि आपके अकाउंट से कितने पैसे डिडक्ट हुए हैं, ठीक है? तो ये ज्यादातर किसके लिए दिया जाता है? जब आप कोई बैंक को आपके तरफ से बोलते हो मेरा इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर दो, मेरा सेलफोन का बिल पे कर दो, है ना? तो ऐसे जब आप कुछ इंस्ट्रक्शन बैंक को दे करके रखते हो पेमेंट के, तो वो पेमेंट करने पर वहां पर वो आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं कि आपका अकाउंट से इतना अमाउंट डिडक्ट हो गया है और क्यों डिडक्ट हुआ है। तो नीचे देखो जैसे इंफॉर्मेशन में यहाँ पर लिखा है योर मोबाइल बिल पेड एज पर योर इंस्ट्रक्शन। जैसा आपने इंस्ट्रक्शन दिया था वैसा आपका मोबाइल बिल पे कर दिया गया। तो ऐसा पेमेंट के ऊपर बैंक एडवाइस इशू किया जाता है। सो दैट्स इट, डन फॉर द डे। समय समाप्ति की घोषणा। Rest of the things and journal entries we will look into the next lecture.
तब तक के लिए बाय बाय, शुक्रिया, शब्बा खैर, सायोनारा।